हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 3 हिस्ट्री कोर्स 7 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए, अथवा कोल विद्रोह के स्वरूप एवं कारणों का वर्णन कीजिए, अथवा कोल विद्रोह की प्रकृति एवं कारणों का वर्णन कीजिए, अथवा महान कोल विद्रोह का विश्लेषण कीजिए। ये चारों क्वेश्चन जो है सेम है, तो आपको इन चारों क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। कोल विद्रोह झारखंड में प्रथम संगठित जनजातीय आंदोलन था जो अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में लड़ा गया था। यह आंदोलन भारत के इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। यानी कि कोल विद्रोह जो है झारखंड में प्रथम संगठित जनजातीय आंदोलन था जो अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ लड़ा गया था। यह विद्रोह 1831 ईस्वी में लड़ा गया था। कोल विद्रोह जो है भारत के इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह कोल जाति के प्रति हो रहे शोषण का बदला के लिए किया गया था। यानी कि कोल विद्रोह इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेजी सरकार के कर्मचारियों उनके अधिकारियों द्वारा जनजातियों के प्रति शोषण कर रहे थे, और इसी कारण से जो है जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह को किया था। अंग्रेजों के द्वारा मुंडा, उराव और हो आदिवासियों को कोल जाति कहा जाता था। यानी अंग्रेजों ने जो मुंडा, उराव और हो आदिवासी थे उन्हें कोल जाति कहते थे। इस जाति के लोग जो है छोटा नागपुर के पठार इलाकों में बहुत पहले से शांतिपूर्वक तरीके से रहते आ रहे थे। उनकी जीविका का मुख्य आधार खेती और जंगल थे। ये लोग जंगलों की सफाई करके बंजर जमीन को खेती लायक बनाकर उस पर खेती करते थे। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो मुंडा, उराव और हो आदिवासी थे वो मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार इलाकों में बहुत पहले से शांतिपूर्वक तरीके से रहते आ रहे थे। उसकी जीविका का जो मुख्य आधार था वो था खेती और जंगल। ये लोग पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर रहता था। वहाँ के फूल और फल खाते थे और लकड़ियों का प्रयोग करते थे। लेकिन यह हुआ कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया उसके बाद जो है इनके भूमि और इनके जंगलों पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहा। ये लोग जो है जंगलों की सफाई करके और जो बंजर ज़मीन था वहाँ पर जो है खेती लायक बनाया, और जब खेती लायक बनाया उसके बाद जो है कोल जाति का इस ज़मीन पर अपना प्राकृतिक अधिकार मानते थे। यानी कि इस ज़मीन पर कुछ गलत होता था तो ये लोग उनका विरोध करते थे। यानी कि जब आदिवासियों ने वहाँ के जंगल को सफाई किया उसके बाद वहाँ पर खेती योग्य ज़मीन बनाया, जब इन्होंने खेती योग्य ज़मीन बनाया उसके बाद वहाँ पर साहूकार और जमींदार आए जो अंग्रेजी सरकार ने भेजा था, और साहूकार और जमींदारों ने वहाँ से टैक्स लेकर और अंग्रेज़ों को देने लगा। इससे यह हुआ कि जो पहले आदिवासी लोग स्वतंत्र थे वह जंगलों तथा वहाँ की ज़मीन से खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। कहीं ना कहीं उसके आंतरिक मामले में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया। जब अंग्रेज़ों ने उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया उसके बाद वहाँ के लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया, और यही कारण से जो है कोल विद्रोह की शुरुआत हुई जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किया गया था, ताकि जो इनका शोषण हो रहा था वह इस शोषण से बच सके। उसके बाद पॉइंट आपको बनाना है कि कोल विद्रोह के कारण। मध्यकाल से भी पहले कोल जनजाति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन के आने के बाद अंग्रेजों ने आदिवासियों पर अपना अधिकार प्राप्त करने तथा उनसे भूमि लगान लेने के लिए उनके बीच साहूकार और जमींदार को वहां बसने के लिए भेज दिए। जैसे कि मैं आपको बताया था, जमींदारों और साहूकारों ने आदिवासियों के भूमि पर धीरे धीरे कर यानी टैक्स लेना शुरू कर दिया, जिसमें कोल जनजाति के बीच नाराजगी पैदा हुआ। अंग्रेजों के भारत में आने के बाद अधिकतर भूमि जो है जमींदारों को दे दिया गया। जमींदार उस भूमि को टैक्स लेकर अंग्रेजों को देता था। इसी प्रकार से कोल जनजाति के लोग भी जमींदारों से जमीन लीज पर लेकर उस जमीन पर खेती करता था। यानी कि जब ब्रिटिश सरकार भारत आया उसके बाद जो है भारत आने के बाद जमींदारों और साहूकारों को जमीन का स्वामी बना दिया, और उस जमीन से जो भू राजस्व प्राप्त होता था उनका कुछ हिस्सा खुद रखता था और कुछ हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दे देता था। तो इस प्रकार से जमींदारों और साहूकारों ने जनजातीय लोगों का शोषण करने लगा, और जब अधिक मात्रा में इनका शोषण करने लगा तो दिन प्रतिदिन इसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। इनका जीवन यापन करना भी मुश्किल पड़ गया, और इन सभी अत्याचार के कारण उन्होंने
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे हम कोल विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये लोग खेती के लिए कर्ज साहूकारों से लेते थे। चाहे कृषि हो या ना हो, जमींदारों को भूमि के बदले टैक्स देना पड़ता था। धीरे धीरे कोलों पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। जमींदारों द्वारा भी उनका खूब शोषण किया गया। उसके बाद जो है कोलों को इस विकट स्थिति से उभरने का एकमात्र सहारा ब्रिटिश सरकार थी। कोल जनजाति को ब्रिटिश सरकार पर पूरा भरोसा था कि ब्रिटिश सरकार उनके हक के लिए कोलों का साथ देगा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी स्थिति को सुधारने के बजाय और अधिक बिगाड़ दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब जमींदारों और साहूकारों द्वारा कोल का जो है शोषण करने लगे, उसके बाद कोलों का एक मात्र सहारा जो था वो था ब्रिटिश सरकार। वह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार उनकी सहायता करेगा, जिसके कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बात की। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि ब्रिटिश सरकार उनका भला करने के बदले उनके स्थिति को बिगाड़ने में लग गया। इसमें क्या किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कोलों पर पहले से टैक्स अधिक कर दिया। इसके अतिरिक्त अंग्रेज भी कोलों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगे, जिसके कारण कोल जनजाति की स्थिति और दयनीय होती चली गई। अतः कोल जनजाति ने शोषण के विरुद्ध 1831-32 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का प्रमुख नेता जो था वो था बुद्धू भगत। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजों ने भी कोल पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए, जिसके कारण जो है कोल जनजाति ने शोषण के विरुद्ध 1831-32 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब इनका शोषण अनेक क्षेत्रों में किया जाने लगा तो इनके पास कोई उपाय ही नहीं बचा, जिसके कारण ये लोग परेशान होकर, तंग होकर और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दो अन्य नेता सुरगा और सिंह राय थे, जिसके नेतृत्व में अंत तक लड़ते रहे। उन्होंने 1832 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से जो है 1832 ईस्वी में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद जो आपको हेडिंग बनाना है वो है कोल विद्रोह के परिणाम। कोल विद्रोह शुरुआत में छोटी विद्रोह थी, लेकिन बाद में विशाल विद्रोह में बदल जाने से कई और जनजातियों ने इस विद्रोह में साथ देना शुरू कर दिया। कोलों द्वारा सरकारी संपत्ति, भवन इत्यादि को अपने कब्जे में लिया जाने लगा और अंग्रेज अफसरों को अपने इलाके से खदेड़ कर बाहर कर दिया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह से बेहद डर चुकी थी, जिसके कारण उसने इस विद्रोह को कुचलने की योजना बनाई। यानी कि कोल विद्रोह के क्या परिणाम हुए? तो कोल विद्रोह जो है शुरुआती दौर में एक छोटी विद्रोह थी, लेकिन बाद में यह एक बड़ा या एक विशाल विद्रोह का रूप ले लिया। इस विद्रोह में जो है जनजातियों ने सरकारी संपत्ति, भवन इत्यादि को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ के जो अफसर थे उनको अपने इलाकों से खदेड़कर और बाहर कर दिया। ब्रिटिश सरकार जो है इस विद्रोह के कारण बहुत अधिक डर गया था, जिसके कारण उसने कोल विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया कि जितना जल्द इस विद्रोह का निपटारा किया जाए उतना ही सुरक्षा रहेगा। जितना देर से इसका निपटारा किया जाएगा उतना अधिक विद्रोह बढ़ेगा। अतः ब्रिटिश सरकार ने सेना के द्वारा इस विद्रोह को कुचलने की योजना तैयार की, लेकिन अंग्रेजों की सारी कोशिश नाकाम हो गई। अंग्रेजों द्वारा यह विद्रोह को कुचलने में सफलता नहीं मिली, जिसके बाद अंग्रेजों ने कोलों के साथ कुछ संधियां की और इस विद्रोह को खत्म करने की बात कही। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेनाओं द्वारा इस विद्रोह को कुचलने की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेजों की सारी कोशिश नाकाम हो गई और अंग्रेजों द्वारा यह विद्रोह को नहीं कुचला जा सका। जिसके बाद जो है अंग्रेजों ने कोलों के साथ कुछ संधियां किया और इस प्रकार से कोल विद्रोह खत्म हुआ। उसके बाद जो है आपको लिखना है कोल विद्रोह का निष्कर्ष। आप यहाँ पर केवल निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, पूरा आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोल विद्रोह की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार को कोल जनजाति के प्रति सुधार के लिए मजबूर होना पड़ा और कोलों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी कदम उठाने पड़े। यानी कोल विद्रोह के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने कोल जनजाति की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार ने 1833 में बंगाल अधिनियम पारित किया, जिसके तहत छोटा नागपुर क्षेत्र को कर मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले 1833 में बंगाल अधिनियम को पारित किया। इस अधिनियम के तहत छोटा नागपुर के जो क्षेत्र थे उसको जो है टैक्स मुक्त घोषित कर दिया, यानी इन क्षेत्रों में टैक्स नहीं लिया जाने लगा। उसके बाद जो है इस कर कानून को गवर्नर जनरल के एक एजेंट के अधीन रखा गया, जिससे इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। जिसके बाद 1837 ईस्वी में कोल राज्य की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार से भारत का कोल विद्रोह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया एक सफल विद्रोह कहलाया। यानी कि इस कर कानून को गवर्नर जनरल के एक एजेंट के अधीन रखा गया और वहाँ पर इसलिए बैठाया गया ताकि
उन क्षेत्रों में जो हो रहे हैं कार्य उन पर नज़र रखा जा सके। और इस प्रकार से 1837 में जो है कोलों के लिए एक अलग राज्य की स्थापना कर दी गई और इस प्रकार से कोल विद्रोह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया एक सफल विद्रोह माना जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है कोल विद्रोह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। दूसरा है भूमिज विद्रोह का आरंभ हुआ था, तो 1832-33 में। तीसरा क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है गंगा नारायण के नेतृत्व में। चौथा क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह किन क्षेत्रों में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है वीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्रों में। पांचवा क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो बुद्धू भगत थे। छठा है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किस किस नेता ने किया था, तो बुद्धू भगत, सुरगा और सिंहराय ने। सातवां क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह किन क्षेत्रों में हुआ था, तो छोटा नागपुर के क्षेत्रों में। आठवां क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के नाग वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर है फनी मुकुट राय। नौवां क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का राजा कौन था, तो इसका राइट आंसर है जगन्नाथ। 10वां क्वेश्चन है झारखंड में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी, तो पलामू के क्षेत्र में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।